नमस्कार। क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि आज़ादी के ठीक बाद भारत ने अपनी आर्थिक किस्मत लिखने के लिए कौन सा रास्ता चुना? 1950 से लेकर 1990 तक उन शुरुआती 40 सालों में वो कौन से बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने हमारे आज की नींव रखी? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। आज़ादी के बाद हवा में उम्मीदें थीं, सपने थे और ये सिर्फ किसी सरकारी दस्तावेज से नहीं लिए गए थे, बल्कि एक नए राष्ट्र का अपने लोगों से किया गया एक वादा था। हर नागरिक के लिए एक बेहतर और एक समृद्ध जीवन का वादा। पर सवाल तो यही था, इतने बड़े सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? देखिए, उस वक्त दुनिया में मोटे तौर पे दो ही रास्ते थे। एक था पूंजीवाद का, मतलब मार्केट इकोनॉमी, जहां सब कुछ मुनाफे और डिमांड सप्लाई पर चलता है, और दूसरा था समाजवाद का, जहां सरकार तय करती है कि समाज को क्या चाहिए और वो कैसे बनेगा। मतलब एक तरफ प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोलबाला था, तो दूसरी तरफ सब कुछ सरकार के हाथ में। भारत के नेताओं ने, खासकर जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों में से किसी भी एक रास्ते पर आंख बंद करके चलना सही नहीं समझा। उन्होंने एक तीसरा, एक बीच का रास्ता चुना जो भारत का अपना था, मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जिस पर पूरी दुनिया की नज़र थी। तो आज के हमारे इस सफ़र में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि देश का नया आर्थिक खाका कैसे बना, फिर उन 4 स्तंभों को जानेंगे जिन पर विकास की पूरी इमारत टिकी थी, फिर खेतों में आई क्रांति को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कारखानों का जाल कैसे बिछा, और आखिर में हम 40 साल बाद भारत का रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, राष्ट्र की नई रूपरेखा। ये समझना वाकई में बहुत दिलचस्प है कि कैसे भारत ने 2 अलग-अलग दुनियाओं के बीच अपना एक अनूठा रास्ता तैयार किया। तो आखिर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था थी क्या? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब था कि जो काम प्राइवेट कंपनियां बढ़िया कर सकती हैं वो उन्हें करने दिया जाए, लेकिन जो जरूरी सामान और सेवाएं वो नहीं दे सकती, जैसे कि भारी उद्योग, सड़कें, बांध, उसकी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। और इस सोच को जमीन पर उतारने में बिल्कुल भी देर नहीं की गई। देखिए ना, आज़ादी के बस अगले ही साल 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आ गया, और फिर 1950 में योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना हो गई। यहीं से भारत के भविष्य को 5-5 साल के टुकड़ों में तराशने का वो बड़ा काम शुरू हुआ। अब बात करते हैं उन 4 मजबूत स्तंभों की जिन पर भारत के विकास का पूरा ढांचा खड़ा किया गया। ये 4 लक्ष्य ही भारत की हर पंचवर्षीय योजना, हर 5 ईयर प्लान की आत्मा थे। ये थे वो 4 मंत्र: ग्रोथ यानी समृद्धि, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, और इक्विटी यानी समानता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नए भारत के निर्माण की दिशा तय कर रहे थे। पहला स्तंभ था ग्रोथ, मतलब देश में सामान और सेवाएं बनाने की क्षमता को लगातार बढ़ाना, जिसे हम जीडीपी से नापते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है केक का। सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था एक केक है तो ग्रोथ का मतलब है उस केक को इतना बड़ा बनाना कि जब वो बटे तो हर किसी के हिस्से में एक ठीक-ठाक टुकड़ा आ सके। अगला और बहुत जरूरी स्तंभ था आत्मनिर्भरता। एक देश जो अभी-अभी आजाद हुआ हो, उसके लिए ये सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थी, बल्कि अपने आत्मसम्मान का सवाल था। लक्ष्य साफ था, जिन चीजों को हम खुद बना सकते हैं उनके लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े, खास तौर पर अनाज के लिए। और यहीं से हम पहुंचते हैं खेतों की ओर। भारत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लड़ाई यहीं लड़ी जानी थी। एक तरफ करोड़ों लोगों का पेट भरने की चुनौती थी, और दूसरी तरफ जमीन के बंटवारे में जो गहरी असमानता थी उसे खत्म करना था। इसके लिए एक 2 तरफा रणनीति अपनाई गई। एक तरफ जमींदारी प्रथा खत्म की गई और भूमि सुधार कानून लाए गए ताकि असमानता कम हो, और दूसरी तरफ खेती को आधुनिक बनाने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें बेहतर किस्म के बीजों यानी HYV सीड्स पर जोर दिया गया। और हरित क्रांति ने जो किया वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1960 के दशक के बीच में पंजाब जैसे राज्यों में गेहूं से इसकी शुरुआत हुई, और 70 के दशक तक ये क्रांति देश के दूसरे हिस्सों और बाकी फसलों तक भी पहुंच गई। नतीजा, भारत जो अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर था, अब खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन चुका था। इस चमत्कार के पीछे एक बड़ा हाथ था सरकारी मदद का, जिसे हम सब्सिडी कहते हैं।
लेकिन क्या किसानों को दी जाने वाली ये सब्सिडी वाकई एक अच्छा आइडिया थी? ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है जिस पर आज तक बहस होती है। जो लोग इसके पक्ष में थे, उनका कहना था कि सब्सिडी ने ही गरीब किसानों को नई महंगी टेक्नोलॉजी अपनाने की हिम्मत दी। पर जो इसके खिलाफ थे, उनका तर्क था कि इसका असली फायदा तो बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियों और पहले से ही अमीर किसानों को मिला, और ये सरकारी खजाने पर एक कभी न खत्म होने वाला बोझ बन गई। अच्छा, खेतों से निकलकर अब चलते हैं कारखानों की दुनिया में। हमारे उस दौर के योजनाकार ये अच्छी तरह जानते थे कि अगर देश को सही मायनों में तरक्की करनी है और आत्मनिर्भर बनना है, तो उद्योगों का विकास बहुत जरूरी है। तो भारत की औद्योगिक रणनीति 3 मुख्य नीतियों पर टिकी थी। पहली, पब्लिक सेक्टर का दबदबा, मतलब बड़े और जरूरी उद्योगों पर सरकार का पूरा कंट्रोल। दूसरी, जिसे बाद में लाइसेंस राज कहा गया, यानी प्राइवेट इंडस्ट्री को हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाज़त लेनी पड़ती थी। और तीसरी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से बचाना। ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एक तरह से अंदर की ओर देखो वाली पॉलिसी थी। इसका मकसद था कि बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दो और उसकी मात्रा यानी कोटा तय कर दो। इससे घरेलू कंपनियों को एक सुरक्षित बाजार मिल गया, जहां उन्हें विदेशी कंपनियों से मुकाबला करने का डर नहीं था। तो ठीक है, ये सब नीतियां बनी, लागू हुई, पर 40 साल के इस लंबे सफर के बाद भारत आखिर पहुंचा कहां? चलिए अब जरा हिसाब किताब करते हैं और देखते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में क्या अच्छा था और कहां कमी रह गई। ये आंकड़े एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं। 1950 में देश की जीडीपी में खेती का हिस्सा लगभग 59% था। 1990 तक ये घटकर सिर्फ 35% रह गया। वहीं इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का हिस्सा काफी बढ़ गया। ये साफ तौर पर एक विकासशील अर्थव्यवस्था का संकेत था। लेकिन जरा एक मिनट रुकिए, अब इन आंकड़ों को देखिए और पूरी कहानी थोड़ी उलझ जाती है। जीडीपी में खेती का हिस्सा तो काफी कम हो गया, लेकिन खेती पर निर्भर लोगों की आबादी में खास कमी नहीं आई। 1990 में भी देश के लगभग 67% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर थे। ये एक बहुत बड़ा असंतुलन था, जो एक बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा था। तो आखिरी हिसाब क्या निकला? उपलब्धियों की बात करें तो हम खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए थे, देश में अलग अलग तरह के उद्योग लग चुके थे और जमींदारी जैसी प्रथा खत्म हो गई थी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। ज्यादातर सरकारी कंपनियां घाटे में और अकुशल थीं, लाइसेंस राज ने नए बिजनेस और नए आइडियाज का गला घोंट दिया था, और विदेशी कंपटीशन न होने की वजह से ग्राहकों को अक्सर घटिया सामान मिलता था। और सबसे बड़ी नाकामी ये थी कि हम खेती पर निर्भर आबादी को कारखानों में रोजगार नहीं दे पाए। तो भारत संरक्षित तो था, पर अकुशल भी था। आत्मनिर्भर था, पर रफ्तार बहुत धीमी थी। इन 40 सालों ने एक मजबूत नींव तो रखी, लेकिन ये भी साफ कर दिया था कि अब कहानी में एक नए और तेज तरार मोड़ की जरूरत है। सवाल यही था कि भारत की आर्थिक तकदीर को बदलने के लिए आखिर क्या करना होगा।